हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम मेटाब्लॉक टेक्नोलॉजीज। आज से हम सॉलिडिटी की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिडिटी स्टार्ट करने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग का यूज़ अपन क्यों कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग से अपन क्या क्या पर्पसेस सॉल्व कर सकते हैं। अपन बहुत इनिशियली स्टार्ट करें तो कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म सम कंप्यूटेशनल टास्क. Okay, so if you say कि I want to add two numbers, so if I say 4 or 5, so we can easily do that, like 4 और 5 का सम अपन 9 इजीली कंप्यूट कर सकते हैं. बट मैं आपको बोलूँ कि एक 10 डिजिट का नंबर है और एक और 20 डिजिट का नंबर है, दोनों को ऐड करना है. सो एज अ ह्यूमन ये टास्क अपने लिए कितना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. सो कंप्यूटर के अंदर अपन ये टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, राइट. अब अपन जानते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है. अब ये जो टास्क आपको परफॉर्म करना है, इसके लिए आपको कंप्यूटर को ये टास्क बताना पड़ेगा. अगर मुझे ये टास्क आपको देना होता तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन से आपको बोल दिया, या मैंने आपको कहीं लिख के दे दिया कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, राइट. या आपको एक 10 डिजिट का नंबर, एक 20 डिजिट के नंबर को ऐड करना है. बट अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो मैं कंप्यूटर को ये कैसे बताऊँ. कंप्यूटर को ये बताने के लिए या तो मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करूँ. एज यू नो ये कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. कंप्यूटर या तो 0-1 की फॉर्म में ही अंडरस्टैंड कर पाएगा कि मैं क्या कराना चाहता हूँ. बट एज अ यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर मुझे बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और अगर मैं इसको सीखने जाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है. अगर मैं आपको बोलूँगा आपको हमेशा 0-1 की फॉर्म में ही बात करनी है, तो ये आपके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि मुझे हर चीज़ को पहले 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर मैं बात करूँगा, फिर मैं टास्क दूंगा कंप्यूटर को. इसके लिए अपन ने प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन किया. अपन देखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है. Programming is a process of giving machines a set of instructions that describe how a program should be carried out. प्रोग्रामिंग क्या है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना कोई भी टास्क, कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म कराने के लिए. But assume programming language as a communication language between programmers and coders through which both computer and human can interact with each other. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है प्रोग्रामर्स यानी कि अपन जो टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं और कंप्यूटर्स के बीच आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती. कंप्यूटर से मैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मराठी किसी लैंग्वेज में बात करूँ तो उसको समझ में ये नहीं आएगा, और मुझे भी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती. अगर मैं 0-1 की फॉर्म में लिखना चाहूँ या बोलना चाहूँ तो ये मेरे लिए एक इम्पॉसिबल सा टास्क है. इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. अभी हाई लेवल लैंग्वेज क्या है. अपन ने एक ऐसी लैंग्वेज प्रिपेयर करी है जो क्या करेगी, जो अपने को ईजी करेगी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि मैंने एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करी, लाइक सी लैंग्वेज मैंने जनरेट करी. अब ये सी लैंग्वेज करेगी क्या कि ये जो भी मैं टास्क, लाइक मैंने आपको बताया कि अगर मुझे 10 डिजिट का नंबर, एक 20 डिजिट के नंबर को ऐड करना है, तो मैं सीधा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता हूँ कि आई वांट टू ऐड 2 नंबर्स, वन इज दिस ऑफ 10 डिजिट एंड अनदर वन इज दिस ऑफ 20 डिजिट्स. तो ये चीज़ मेरे लिए सीखना डिफ़िकल्ट है, बट हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ. ये टास्क इम्पॉसिबल नहीं है. वहीं अगर मैं बोलूँ कि मैं ये चीज़ इसको 0-1 की फॉर्म में बताऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और हेक्टिक टास्क है. ठीक है, तो अपन ने हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए जनरेट करी कि अपन इस टास्क को इजीली एज अ कोडर या एज अ प्रोग्रामर मैं इजीली कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर पाऊँ कि मुझे उससे क्या करवाना है. बट इसमें एक प्रॉब्लम है, आप समझ रहे होंगे कि मुझे एक लैंग्वेज आती है जो मैंने डेवलप कर ली, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज आती है, राइट. बट हम दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज तो नहीं आती है ना. जैसे इसको आप ऐसे समझे कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, और वाइस वर्सा. बट अगर अपने को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती तो अपन एक दूसरे से बात कैसे करेंगे. आप कुछ बोलोगे, मैं कुछ बोलूँगा, बट हमें एक दूसरे को समझ में तो आएगा नहीं. तो इसके लिए अपन ने एक इंटरमीडिएटरी थर्ड पार्टी ट्रांसलेटर की ने इसकी जगह ली. अब ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, मेरी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, राइट. कंपाइलर इफ वी से, अब इस ट्रांसलेटर को अपन ने नाम दिया कंपाइलर. कंपाइलर विल ट्रांसलेट दैट कोड इन मशीन लैंग्वेज कोड
टू अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। ओके, तो ये ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक मशीन लेवल लैंग्वेज में। ओके, सो व्हाट इज अ कंपाइलर? So as I earlier told you, compiler is a program. Okay, it is also a program that translates computer code written in one programming language to another language, which is the target language. So there are two concepts in this. First is the programming language which we are writing in. This is called the source language. Okay, and the other one is the target language. So target language is the machine language in which we have to convert our code. So a compiler is primarily used to translate source code, like the code which we are writing we are calling it a source code, from a high level language to a low level language, we can say is a machine code. The next is various types of programming language. So till date 250 to 2500 coding language are introduced till now. Okay, so it is like we all are independent to write our own language. So if tomorrow you decide like I want to invent a programming language, so you can do that, or I decide that I want to develop a programming language, so I can also do that. But the main reason which some programming languages are famous or other are not, or what we can say that what are the criteria for deciding the usage of programming languages, the functionality part, and second one is the adaptability part. So first one is functionality. So functionality what we can describe is कि वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या क्या अपने को फीचर्स दे रही है, राइट। एंड अदर वन इज कि वो कितने अडेप्टिव है। अडेप्टिव इन द सेंस कि एज अ ह्यूमन, एज अ प्रोग्रामर मैं उसको कितनी जल्दी अडेप्ट कर पा रहा हूँ, कितनी जल्दी सीख पा रहा हूँ और उससे कुछ चीज़ डेवलप कर पा रहा हूँ। तो इन दो क्राइटेरिया पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपन जज कर सकते हैं, राइट। सो अगर इस क्राइटेरिया की अपन बात करें तो अभी तक काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक 2500 के करीब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट हो चुकी है, बट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर नहीं है, ना सबका आपने नाम सुना होगा, राइट। सो जो मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बहुत फेमस है या बहुत पॉपुलर है वो है C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। अब ये इतनी पॉपुलर क्यों है? ये पॉपुलर इसलिए है, फर्स्ट ये बहुत ज़्यादा अडेप्टिव है, एंड सेकेंड कि उसकी फंक्शनैलिटी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। लाइक कि अगर वो रिप्लेसेबल लैंग्वेज नहीं है कि अगर आप उसको रिप्लेस करके अगर मैं कोई दूसरी लैंग्वेज लेके आऊँ तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, उसमें इतने फीचर्स शायद अपने को नहीं मिले, राइट। सो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स हैं जो अपने को गो थ्रू होने चाहिए सॉलिडिटी स्टार्ट करने से पहले, राइट। अगर अपन प्रोग्रामिंग की बात करें तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है कि उसके अंदर जो जो कंसेप्ट यूज होने वाले वो कंसेप्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहते हैं। बस जो डिफरेंस आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो उसके लिखने के तरीके को। इसको अपन बहुत कोरिलेट कर सकते हैं अपनी जनरल लाइफ से कि इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच, जर्मन, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोर है वो तो सेम ही है, बस उसको बोलने का तरीका ही तो सेम हो गया, बट जो अपन बोलना चाहते हैं वो तो बात सेम ही है। अगर मैं हेलो बोलना चाहता हूँ तो अगर मैं हिंदी में बोलूँगा या इंग्लिश में बोलूँगा तो हेलो ही है, बस उसका जो बोलने का तरीका है, जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। सो प्रोग्रामिंग में भी सेम ही रहता है कि केवल जो उसको लिखने का तरीका है वो चेंज हो रहा है और जो कंसेप्ट्स हैं वो सेम रहते हैं, बस एक आध एडिशनल कंसेप्ट है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग हो सकते हैं या एक एडिशनल हो सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट अपन देखते हैं कि सिंटेक्स। अब सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। इसको आप ऐसे समझिए कि मैं हमेशा पूरी लैंग्वेज में कंपेयर करूंगा अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। लाइक बोथ आर ट्राइंग टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम विच इज कम्युनिकेशन, राइट। मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो ह्यूमन कम्युनिकेशन है, बट अगर मैं वही बात कंप्यूटर से कर रहा हूँ तो वो एक प्रोग्रामिंग कम्युनिकेशन है, राइट। ये मैं कुछ लिख के कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। सो अगर मैं सिंटेक्स की बात करूँ तो सिंटेक्स एक सेट ऑफ रूल्स है जो किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, हिंदी में बात करूँ तो अपन हमेशा उसकी ग्रामर पढ़ते हैं।
ग्रामर है क्या कि वो जो लैंग्वेज है वो बनी कैसे है, उसके बेसिक रूल्स क्या हैं जो अपने को हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं होंगी। जैसे मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में मैं इस को आर से रिप्लेस कर दूँ तो उसका मीनिंग प्लूरल के सेंस में चला जाता है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग के अंदर भी अगर मैं किसी भी लैंग्वेज की बात करूँ तो सबके अलग अलग सिंटैक्स होता है। अगर आप उस सिंटैक्स में कुछ भी चेंज कर दोगे तो उसका मीनिंग या तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा या जो भी अपन लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, राइट। सो अगर मैं बात करूं कि एक लैंग्वेज में मुझे प्रिंट लिखना है, लाइक मैं पाइथन लैंग्वेज की बात करूं तो पाइथन में अगर मुझे कुछ भी प्रिंट कराना है तो मैं उसके लिए क्या सिंटैक्स यूज़ करूँगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये है क्या कि मैंने ये पाइथन का एक सिंटैक्स है, किसी भी मतलब तो ये है क्या, ये पाइथन का एक सिंटैक्स है। अगर मुझे पाइथन में कुछ भी प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पहले प्रिंट, देन आई हैव टू राइट व्हाट आई हैव टू प्रिंट, लाइक आई हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सो आई हैव टू राइट हेलो वर्ल्ड। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल को कुछ आप ऐसे समझो कि अगर मुझे कोई चीज़ स्टोर करनी है, राइट, तो अगर अपन अपने घर की बात करें तो मुझे कुछ स्टोर करना है तो मैं कहाँ स्टोर करूँगा, अपने एलमीरा में करूँगा, राइट, या किसी बॉक्स में करूँगा, ठीक है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर अपन बात करें तो मुझे कोई भी डेटा स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर की मेमोरी में करूँगा या उसके रैम में करूँगा। बट आप इसको देखो ना कि रैम तो कितनी बड़ी है, इस रैम के अंदर मैं कहाँ पे स्टोर करूँ। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि अब जो अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूँ और अगर मुझे कोई भी डेटा स्टोर करना है तो मैं वो कहाँ करूँगा, या तो कंप्यूटर की लोकल स्टोरेज में करूँगा या रैम में करूँगा। बट वहाँ पे भी कहाँ करूँगा, उसकी लोकेशन क्या है ये मुझे कैसे पता पड़ेगी, क्योंकि वो एरिया मेरे लिए तो एक्सेसिबल नहीं है, राइट। अगर मुझे कंप्यूटर के रैम के अंदर मेरा डेटा एक्सेस करना है मैं उसको कैसे कर पाऊँगा जब तक मुझे उसका कोई लोकेशन ही नहीं पता, राइट। सो वेरिएबल ये वाली प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग के अंदर सॉल्व करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक मेमोरी है। सो मेमोरी कंप्यूटर में है ना ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड रहती है। ब्लॉक्स के अंदर किस सेंस में डिवाइड रहती है कि इस तरह के बॉक्सेस हैं। अब इस हर बॉक्स का एक एड्रेस होता है। लाइक इसको आप ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन के अंदर अपन ने छोटे छोटे प्लॉट्स डिवाइड कर दिए, राइट, और हर प्लॉट का एक एड्रेस है। तो लाइक मुझे 3rd नंबर का प्लॉट देखना है तो मैं क्या करूँगा, सीधा 3rd नंबर के प्लॉट को एक्सेस कर पाऊँगा। सो इसके अंदर यही चीज़ है कि अगर अपन वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स क्या करते हैं, एक कोई भी डेटा जो अपने को स्टोर करना है उसको एक नाम प्रोवाइड करते हैं। अब वो नाम की हेल्प, उस नेम की हेल्प से अपन कभी भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अगर मेरे को एक वैल्यू है 12 और उसको मेरी स्टोरेज में स्टोर करना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि उसको एक नाम दे दूँगा, राइट। अगर मैंने उसको नाम दिया A और मैंने लिखा A = 12, राइट। सो ये जो A है इसको ये यहाँ पे तो होगा क्या कि इस मेमोरी एरिया के अंदर एक A नाम का वैल्यू के अंदर 12 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे कभी भी इस A नाम के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्ट इसको कॉल कर सकता हूँ और यहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर है, लाइक यहाँ पे 12 स्टोर है तो वो वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल जाएगी, राइट। सो अपन अब इसको आगे देखते हैं कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज मेमोरी लोकेशन फॉर अ डेटा टाइप। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है कि एक वेरिएबल के अंदर या तो अपन कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू इन द सेंस कि या तो अपन कोई इंटीजर स्टोर कर ले या कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर कर ले, कोई स्ट्रिंग स्टोर कर ले, लाइक कोई, और या तो दूसरा काम अपन कर सकते हैं इसके अंदर कोई एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं। एड्रेस में इस सेंस में कह रहा हूँ, एड्रेस मैंने आपको बताया कि अगर ये जो मेमोरी स्पेस है या रैम है या फिर अभी लोकल स्टोरेज है, यहाँ पे पूरा एरिया जो है, जो पूरा मेमोरी का एरिया है वो डिवाइड है ब्लॉक्स की फॉर्म में और हर ब्लॉक का एक एड्रेस है, राइट। सो उस एड्रेस को भी मैं अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। सो जब भी मुझे उस एड्रेस पे जाना होगा तो मैं सीधा उस वेरिएबल को कॉल कर सकता हूँ, ओके। So variables are created using a declaration or keyword that varies across languages. So जो भी काम अपन प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं उसके लिए एक प्रॉपर सिंटेक्स है, राइट। सिंटेक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन अ लैंग्वेज, ओके। सो कोई भी मुझे
काम लाइक मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है प्रोग्रामिंग में, सो उसके लिए भी एक प्रॉपर सिंटेक्स है जो मुझे लिखना पड़ेगा जिससे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर पाऊंगा। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेरिएबल्स कैन स्टोर वैल्यूज एज वेल एज एड्रेसेस। Okay, so whenever you define a value, a memory block is allocated on a name of a variable which has a address and stores the data. As I already said कि जब भी मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ तो होगा क्या कि उसको एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी असाइन हो जाएगी और वहाँ पे अंदर अपना डेटा स्टोर। नेक्स्ट थिंग इज डेटा टाइप्स। अब जब भी मैं कोई वेरिएबल या कोई भी डेटा स्टोर करा रहा हूँ तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि उस वेरिएबल को कितनी मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए। जब तक हो सकता है कि जो मेरा कंपाइलर है वो करे क्या कि उसको ज़्यादा मेमोरी दे दे, राइट। अगर उसको 2 बाइट्स की मेमोरी चाहिए थी बट उसको 10 बाइट की मेमोरी मिल गई, तो ये कितना इनएफिशिएंट काम है कि 2 बाइट की मेमोरी चाहिए थी और 10 बाइट की मिल गई, तो मेरे बाकी के 8 बाइट तो वेस्ट हो गए। एंड एवरीथिंग इन कंप्यूटर कॉस्ट, लाइक अगर मेरा रैम की भी एक कॉस्ट है, एक अपनी लोकल मेमोरी की भी एक कॉस्ट है, और अगर मेरी पूरी मेमोरी ऐसे फिल हो जाएगी तो मेरी कंप्यूटर की स्पीड भी लैग हो सकती है। सो इन सब से बचने के लिए हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है डेटा टाइप्स का। ओके, सो डेटा टाइप्स करते क्या, डेटा टाइप अपन किसी भी वेरिएबल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अब जब भी मैं किसी वेरिएबल के साथ डेटा टाइप एसोसिएट करता हूँ तो वो उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर देता है। वो 2 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि वो कंपाइलर को बताता है कि इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर हो सकता है, किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, राइट, किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, राइट। एंड सेकंड चीज़ जो डेटा टाइप हेल्प करता है वो इसमें करता है, सेकंड चीज़ जिसमें डेटा टाइप हेल्प करता है वो ये है कि वो अपनी मेमोरी स्पेसिफाई कर देता है कि इस टाइप के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए अपने को इतनी मेमोरी की ज़रूरत है, लाइक। तो ये पूरा प्रोसेस को बहुत एफिशिएंट बना देता है कि कंपाइलर को पता पड़ गया कि इसमें कौन से तरह का डेटा स्टोर हो सकता है। सो अगर कोई यूज़र एक इंटीजर टाइप के डेटा में कोई स्ट्रिंग स्टोर करना चाहेगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड सेकंड थिंग जिसमें वो हेल्प कर रहा है वो ये कि कितना मेमोरी उस चीज़ को एलोकेट होनी है। तो ये पूरे प्रोसेस को, पूरे प्रोग्रामिंग को बहुत ही ऑर्गेनाइज बना देता है। और वेरिएबल का कंसेप्ट ऐसा है जो अपने बार बार हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज आएगा, क्योंकि ये बहुत ही कोर कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का, वेरिएबल्स। सो आपको किसी भी लैंग्वेज में डेटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, सो उसके अंदर अपन वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे, राइट। द नेक्स्ट थिंग है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो इसको आप इस तरह समझो कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में किसी से बात करते हो, लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, अगर आप इसे नहीं देखते हो तो आप इस चीज़ में लैग करोगे। सो ये एक डिसीजन मेकिंग वाली बात हो गई ना, कि मैंने आपसे बोला इफ़ यू डू दैट तो आपके साथ ये होगा, और इफ़ यू डू नॉट डू दैट तो इसके साथ आप तो फिर आपके साथ ये होगा। सो प्रोग्रामिंग में भी तो ऐसी स्टेज, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके अंदर अपने को कोई डिसीजन वाली बात कंप्यूटर को बतानी हो। लाइक अगर मैं बात करूँ कि मुझे कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो ये डिसाइड करे कि कोई भी यूज़र वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। आप इस वाले प्रोग्राम को देखो, राइट। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि ये चेक कर रहा है कि कोई भी यूज़र वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब वोट करने की एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि अगर पर्सन 18 ईयर्स या उससे अबव है तो देन ही इज़ एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज ही इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पे आप देखें तो अगर मुझे कंप्यूटर को ऐसी चीज़ इंस्ट्रक्ट करनी है कि अगर ये इफ़ दिस हैपेंस देन यू हैव टू डू दिस एंड अदरवाइज यू हैव टू डू दिस, तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का। बट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट किस किस टाइप के हो सकता है? फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि अगर ये होता है, इफ दिस हैपेंस देन यू हैव टू डू दिस, इट एंड्स। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इफ एल्स गिव एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी ऐड कर देता है कि इफ this happens then you have to do this, otherwise you have to do this. So ये otherwise वाली कंडीशन जो है वो if else कंडीशन इंट्रोड्यूस कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट है नेस्टेड if else स्टेटमेंट। सो ये नेस्टेड if else स्टेटमेंट क्या है कि अगर अपने को एक कंडीशन के अंदर कोई दूसरी कंडीशन एक और लिखनी है, राइट, तो उसके लिए अपन नेस्टेड if else का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट है if else if else लैडर।
अब ये काम आता है मल्टीपल इफ स्टेटमेंट डालने के लिए, राइट। अगर मेरे को कोई भी मतलब एक प्रोग्राम में 3 कंडीशन चेक करनी है, राइट। अगर ये हुआ तो ये होना चाहिए, नहीं तो ये हुआ तो ये होना चाहिए, और कुछ भी नहीं हुआ तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए अपन इफ एल्स का यूज़ करते हैं। तो अब अपन अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं जो है लूप्स का। सो लूप्स अपने को क्या फीचर प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो लाइक मैंने अपन ने जब पिछली इफ एल्स कंडीशन जब अपन ने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट देखे थे तो उसमें अपन ने वोटिंग एप्लीकेशन की बात करी थी। अब अपन इस वोटिंग एप्लीकेशन की बात करें तो अगर मुझे ये वोटिंग एप्लीकेशन 10 बार यूज़ करनी है, लाइक मुझे अगर ये एप्लीकेशन 10 लोगों के लिए यूज़ करनी है तो मैं इसके लिए 2 मेथड अडॉप्ट कर सकता हूँ। लाइक फर्स्ट ये हो सकता है कि मैं उस एप्लीकेशन को 10 बार रन करूँ 10 अलग अलग यूज़र्स के लिए, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मैं उसी एप्लीकेशन में वो लॉजिक 10 बार लिखूं ताकि वो मेरे से 10 बार 10 यूज़र्स का इनपुट मांगे और फिर मैं उसको इनपुट देके अपना आउटपुट ले पाऊँ। बट आप देख रहे हो ये दोनों ही जो मेथड्स हैं बहुत ही इनएफिशिएंट है, बहुत ही मेमोरी कंज्यूमिंग है ना, और बहुत ही कंप्यूटेशनल पावर यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर की। तो ये इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अपन लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। अब लूप्स क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट को, लाइक मैंने एक लूप अगर आप जनरल सेंस में समझे तो एक ऐसी चीज़ जो बार बार चल रही है जब तक अपन उसको नहीं रोक रहे। तो अगर हम प्रोग्रामिंग में लूप्स किस काम आ रहे हैं कि मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया, राइट। उस ब्लॉक ऑफ कोड को मैं बार बार रन करना चाहता हूँ, लाइक मैं अपनी वोटिंग एप्लीकेशन के लॉजिक को 10 बार रन करना चाहता हूँ, तो मैंने उसको एक लूप के अंदर डाल दिया। वो लूप जब तक चलेगा जब तक या तो कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही या उस लूप को मैं नहीं रोक रहा। अब इस लूप को ये लूप मैं नहीं रोक रहा, इसका क्या मतलब है कि जब तक मैंने उसके अंदर एक कंडीशन डाल दी कि ये लूप 10 बार चले, जब तक ये 10 बार नहीं चलेगा ये लूप चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा, राइट। तो मैं उसके अंदर कोई कंडीशन डाल रहा हूँ उस लूप को स्टॉप करने के लिए, राइट। सो अगर अपन इस फ्लो चार्ट से समझे तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है इनिशियलाइजेशन का, राइट। फर्स्ट स्टेप जो है वो है इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशन ये कि मैंने उस लूप को इनिशिएट कर दिया। अब उसको इनिशिएट करने के बाद पहली चीज़ ये है कि मैंने इस लूप को इनिशिएट किया। इनिशिएट मतलब लूप स्टार्ट हुआ। अब मैंने लूप के अंदर कोई कंडीशन डाल दी, राइट। अब वो कंडीशन जब तक ट्रू है जब तक वो लूप के अंदर के स्टेटमेंट चलेंगे, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप से एग्जिट हो जाएगा, राइट। लाइक मैं वोटिंग एप्लीकेशन की बात करूँ, मैंने उस वोटिंग एप्लीकेशन को इनिशिएट किया। उसको इनिशिएट करने के बाद मैंने एक कंडीशन डाल दी, जब तक मैंने काउंट नाम का वेरिएबल बनाया और मैं इस लूप को जब तक चला रहा हूँ जब तक उस काउंट की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, राइट। मतलब मुझे अगर उस लूप को 10 बार चलाना है तो मेरी काउंट की वैल्यू जब तक 10 नहीं होगी जब तक वो लूप चलता रहेगा, और मैं उस काउंट वेरिएबल को 1 से बार बार इंक्रीज कर रहा हूँ, राइट। तो शुरू में वो 0 था, जैसे कि मेरी कंडीशन एक बार चली तो वो 1 हो गया, 2 हो गया। अब इससे होगा क्या कि वो 10 टाइम्स सेम लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो अगर अपन फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ टास्क एंड कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, राइट। सो अगर अपन ने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन अगर अपन डेली लाइफ की बात करें तो क्या है, अपन कोई भी काम कर रहे हैं वो एक फंक्शन है, राइट। अगर मैं अपना हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ तो मैं एक फंक्शन कर रहा हूँ। या मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो साइन थीटा क्या है, फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है, कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है, राइट। तो ये जो मैंने अपना हाथ हिलाया, मैंने एक फंक्शन किया, तो इसने इनपुट क्या लिया, इनपुट लिया मेरे माइंड के सिग्नल्स को। मैंने माइंड को इंस्ट्रक्शन दिए कि आई वांट टू मूव माय हैंड, और इस माइंड ने अब मेरे हैंड को इंस्ट्रक्शन दिए कि यू हैव टू बी मूव, लाइक। सो मेरा हाथ मूव हुआ, ये हुआ एक इनपुट, लाइक इंस्ट्रक्शन देना हुआ इनपुट, और जो मेरा हाथ मूव हुआ ये हुआ इसका आउटपुट। सो फंक्शन क्या है कि अपन उसको कुछ इनपुट दे रहे हैं, वो कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा है, और टास्क परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट निकल रहा है वो उसका रिजल्ट है, राइट। सो फंक्शन एक, अगर अपन प्रोग्रामिंग में बात करें सो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। अब ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, उसका लॉजिक जो वो फंक्शन इम्प्लीमेंट करेगा, एंड इट कैन बी रीयूज मल्टीपल टाइम्स, राइट। सो मैथमेटिक्स में अपन साइन थीटा फंक्शन की बात करें, साइन थीटा इज अ फंक्शन, राइट। मैं उसको बार बार कुछ इनपुट दूंगा, वो मुझे कुछ आउटपुट देगा, और उस फंक्शन को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ अलग अलग चीज़ों के लिए,
है ना, मैं कभी इसमें 30 डिग्री वैल्यू डालूंगा, कभी 60 डिग्री वैल्यू डालूंगा, वो कुछ एक्शन परफॉर्म करके मुझे आउटपुट देगा, राइट। अब मैंने आपको पहले पिछले बार बताया कि लूप्स भी तो यही काम कर रहे हैं। मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया, वो उसको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और फंक्शन भी तो एक तरह से अपन देखें तो यही काम कर रहा है कि उसमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अपने को इन फंक्शंस और लूप्स में एक डिफरेंस है, उसको अपन अभी डिस्कस। बट फंक्शंस और लूप्स में एक मेजर डिफरेंस है। अगर अपन लूप्स की बात करें तो लूप्स को अपन एक प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं और जब वो प्रोग्राम रन होगा वो उस टाइम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अपन फंक्शन की बात करें, अपन ने उस प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन लिखा, सो वो फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक या तो अपन फंक्शन के इंटरनली प्रोग्राम के अंदर उसको कॉल नहीं करें या अपन एक्सटर्नली उसको कॉल नहीं करें। अब इसको आप ऐसे समझें कि मैंने एक लूप लिखा, मुझे वोटिंग एप्लीकेशन 10 बार चलानी थी, तो मैंने उस प्रोग्राम के अंदर एक लूप लिख दिया जो कि वो 10 बार चल रहा है। अब जैसे ही मैं उस प्रोग्राम को रन करता हूँ वो ऑटोमेटिकली 10 बार चल रही है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो 10 बार नहीं चलेगा। जैसे ही मैं रन का बटन क्लिक किया वो अपने आप 10 बार चलेगा, चाहे मुझे 10 बार चलाना था या नहीं था। हो सकता है जब मैंने उसको 10 दिया बट मेरे पास 8 यूजर्स है जिनका मुझे डेटा चेक करना था, बट वो अपने ऑटोमेटिकली 10 बार ही चलेगा। बट फंक्शंस अपने को ऐसी कन्वीनियंस देता है कि अपन उसको अपने हिसाब से कॉल कर सकते हैं। ये आप ऐसे समझे कि मुझे उस वोटिंग एप्लीकेशन में मैंने उस लॉजिक को, एक चेक करने वाले लॉजिक को एक फंक्शन के अंदर लिख दिया। अब उस फंक्शन को मैं अपनी कन्वीनियंसी से कभी भी कॉल कर सकता हूँ, राइट। अब मेरे पास जैसे ही कोई यूज़र आता है मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूँ, डेटा डालता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि वो यूज़र वैलिड है वोट करने के लिए या नहीं है। अब मेरे पास वो 8 यूज़र आए, 20 यूज़र आए, चाहे 2 यूज़र आए, जितने मुझे नेसेसिटी होगी उतनी बार ही उस फंक्शन को मैं रन करूँगा। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ भी है कि फॉर इंस्टेंस, तो अपन स्लाइड में देखें कि फंक्शन का एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, राइट। उस इंस्टेंस को मैं बार बार कभी भी कॉल कर सकता हूँ। बट लूप के अंदर ऐसी कन्वीनियंसी नहीं है। जब मैंने एक बार लूप लिख दिया कि वो 10 बार चल रहा है तो मैं उसको प्रोग्राम के बीच में ये नहीं बोल सकता कि 8 बार ही चलना है और उस 2 बार स्किप हो जाना है, राइट। सो वो कन्वीनियंसी अपने को फंक्शंस देता है और फंक्शंस का एक इंस्टेंस अपन कभी भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। बट लूप्स का लॉजिक को अपने को बार बार लिखना पड़ेगा जहाँ पे भी अपने उसको यूज़ करना है। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें वोट चेकिंग वाले एप्लीकेशन की, राइट, तो इसके अंदर आप देखिए मैंने एक लूप बनाया है ना। ये लूप मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक लूप बनाया जिसके अंदर मैंने डेफिनेशन दी है। सो अपन इस प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है वोट चेक करने के लिए, राइट। अब इस फंक्शन में मैंने लॉजिक डाला है कि इफ़ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 देन यू आर एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, राइट। तो मैंने एक ये फंक्शन लिख दिया। अब इस फंक्शन के इंस्टेंस को मैं कहीं पे भी प्रोग्राम में कॉल कर सकता हूँ, राइट। अब मुझे एक यूज़र जिसकी एज 23 है उसकी चेक करना है कि वो वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, वोट चेक 23, मतलब मैंने इस वोट चेक नाम के फंक्शन का एक इंस्टेंस कॉल कर लिया। बट अगर मुझे सेम काम लूप में करना होता, राइट, अगर मुझे 10 लोगों का चेक करना होता तो मुझे वो लूप बना के मैं कर देता, लेकिन अगर मेरे पास 8 ही यूज़र्स आते तो मैं उस लूप को नहीं रोक सकता था, राइट। सो लेकिन मुझे फंक्शन मुझे फंक्शन एक फीचर देता है कि मैं सीधा क्या करूं, उस फंक्शन को डिक्लेयर कर दूं, उसकी डेफिनेशन लिख दूं और जब भी मेरे को नेसेसरी हो, जब भी कोई यूज़र का मुझे डेटा चेक करना हो तो मैं सीधा उस फंक्शन को कॉल कर लूँ। अब इस फंक्शन को मैं कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार। मेरे पास ये रिस्ट्रिक्शन ही मैंने पहले से प्री डिफाइन नहीं किया है कि मुझे उसको 10 बार ही करना है या 20 बार ही करना है। अकॉर्डिंग टू माई यूसेज मैं उसको कर सकता हूँ।